गुड मॉर्निंग एंड वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 15 बायो सेक्शन। आज का टाइटल है एंजाइम्स। अब देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए आज हम सिर्फ ये तीन सब टॉपिक्स कवर करेंगे, ये कल करेंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि नीट में सिर्फ इतने टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। हम इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होते हैं। सो कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। सो अगर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, वो बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे काम करते हैं। वहीं अगर आप एंजाइम्स को देखें तो ये 37 डिग्री जो कि फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं। तो आपको कुछ एक्सेप्शंस दिखेंगे, जैसे थर्मस एक्वाटिकस, वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, बट यूजुअली ये टेम्परेचर पे ही मैक्सिमम एंजाइम्स काम करते हैं। एंजाइम्स का अगर केमिकल नेचर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। कुछ एंजाइम्स जैसे राइबोजाइम्स वो आरएनए होते हैं, केमिकली आरएनए होते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो बताइए इसमें, राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए को, आरएनए विद एंजाइम एक्टिविटी को हम राइबोजाइम बोलते हैं। तो यही इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन वन। सो आप ये याद रखना कि सारे एंजाइम प्रोटीन ही नहीं होते हैं, कुछ एंजाइम्स आरएनए भी होते हैं और उन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। अब एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस को हम केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स या तो बनते हैं या टूटते हैं। ओके, बॉन्ड्स आर ब्रोकन और फॉर्म्ड, सो सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक फिजिकल चेंज में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर है, तो ये आइस फॉर्म में है, तो केमिकली ये स्टिल H2O ही है। लिक्विड फॉर्म में भी ये H2O है एंड गैस फॉर्म में भी वाटर वेपर H2O है। ओके, तो कोई बॉन्ड इसमें ब्रेक नहीं होता है या न्यू बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो फिजिकल चेंजेस में बॉन्ड्स ब्रेक या फॉर्म नहीं होते हैं, बट केमिकल चेंज में होते हैं। तो ये आपको क्लियरली याद रखना है कि एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस। एंजाइम की एक्टिविटी उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। तो अगर वो प्रोटीन एंजाइम है या आरएनए एंजाइम है, उसका एक थ्री डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह की फोल्डिंग की वजह से इसमें पॉकेट्स एंड क्रिवाइसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो जैसे ये हो गया या ये पार्ट हो गया। ओके, तो इन पॉकेट्स में आप सबस्ट्रेट आके फिट हो सकता है एंड इस तरह से एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस होते हैं। सो इन पॉकेट्स को जहाँ पर सबस्ट्रेट फिट होता है उसे कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। सो एंजाइम एंड उसके साथ सबस्ट्रेट कंबाइन होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बनाएंगे एंड उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होंगे। तो अब सबस्ट्रेट बन जाएगा प्रोडक्ट एंड उसके बाद प्रोडक्ट फ्री होके निकल जाता है। तो एंजाइम अभी फिर से अवेलेबल है टू अगेन एक्ट ऑन न्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। So an enzyme is never consumed in a chemical reaction. यहाँ पर चार अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं कि एंजाइम रिएक्शन होता कैसे है। तो यही जो मैंने यहाँ लिखा है उसी को सेंटेंसेस में टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम fitting into the active site. The binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. So इसे induced fit model कहते हैं. Active site of the enzyme, now in close proximity of the substrate, breaks the chemical bond of the substrate and new enzyme product complex is formed. And last, the enzyme releases the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate. अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा आया है नी 2024 में, रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स। सो देखिए आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो आप पहले ही ऑप्शन देख लीजिए। तो ई, ए एंड बी स्टेप वन है। सो ए क्या है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता। एंड देन बी क्या है, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, ये तो लास्ट में होता है।
तो ई हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। सो इन दोनों को आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए। अब देखिए ई ए डी सी बी, यहाँ पर ई डी सी बी ए है, तो डी सी बी सीक्वेंस में है दोनों में। सिर्फ आपको ये रूल आउट करना है कि ए स्टेप 2 होगा या स्टेप 5 होगा। तो ए को एक बार फिर से चेक कीजिए, एंजाइम, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो सबस्ट्रेट पहले बाइंड करेगा एक्टिव साइट में एंड उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ए के बाद ए, ई के बाद ए आएगा। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। डी नहीं आ सकता, केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट इज ब्रोकन, वो बाद में होगा, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। दिस इज द आंसर। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, देन द बॉन्ड विल बी ब्रोकन, and then C, release of the product, and B, free enzyme is ready to bind with another substrate. So अब क्वेश्चन ये होता है कि ये कितने जल्दी होता है, इसमें कितना टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, ये एक वर्ड लिखा रहेगा, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट फिनोमिना। ट्रांजिएंट मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो किस रेट पे प्रोडक्ट बन रहा है उससे हम रेट ऑफ द रिएक्शन बता सकते हैं। सो रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो अगर रेट का, उसे हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तो, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, रेट डबल हो जाता है या फिर हाफ हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। सो अगर आप 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो रेट डबल होगा, एंड 10 डिग्रीज डिक्रीज करेंगे तो रेट भी हाफ हो जाएगा उससे। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है टेक्स्ट बुक में, कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन, एंड ये एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो CO2 एंड H2O को कंबाइन करके ये एंजाइम कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब अगर ये एंजाइम ना हो तो अपने आप से स्पॉन्टेनियसली ये रिएक्शन बहुत स्लोली प्रोसीड करेगा। 200 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड के बनेंगे एक 1 आवर में। ओके, वहीं अगर एंजाइम रहे तो 600,000 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर सेकेंड। तो आप इस पे ध्यान दीजिए कितना डिफरेंस हो गया, 200 मॉलिक्यूल के बदले अब 600,000 बन रहे हैं, एंड टाइम भी देखिए कितना डिक्रीज हो गया है, 1 आवर के बदले 1 सेकेंड है ये। सो रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड, जो कि मैंने स्पीड अप यूज किया था सबसे पहला जो स्लाइड में आया था, तो एक्सेलरेटेड 10 मिलियन टाइम्स। सो अब हम नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम स्पीड अप कैसे कर पाते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अब देखिए सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हमने ग्राफिकली शो किया है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है एंड यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है इस एक्सिस में। सो सबस्ट्रेट अगर एंजाइम ना हो, विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई रहती है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट वो है जिसमें कि एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन क्रिएट होगा सबस्ट्रेट पे, एंड उस वजह से उसका स्ट्रक्चर से बेंड होगा एंड तभी बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो विदाउट एंजाइम हम किस पे डिपेंडेंट हैं, हाई टेम्परेचर पे या हाई प्रेशर पे। सो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन क्रिएट करते हैं सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में एंड फिर प्रोडक्ट बनता है। वहीं जब एंजाइम का एक्टिव साइट वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन क्रिएट करता है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो ब्रेक कर रहा है बॉन्ड को, तो इस वजह से एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। तो ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। एंड एक और बात इस ग्राफ में है कि सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है एंड ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर आपको एक और ग्राफ मिले जिसमें सबस्ट्रेट यहाँ होगा और प्रोडक्ट ऊपर होगा तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों ही केस में ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो उससे हाई जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन
or endothermic or energy requiring reaction, the substrate has to go through much higher energy state or the transition state. And what is activation energy? The difference in average energy content of substrate from that of this transition state. तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि एंजाइम brings down the activation energy needed for the reaction to proceed. अब हम फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सो देखिए, एंजाइम एक्टिविटी तब इफेक्ट होगी जब फैक्टर्स उसके स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर की वजह से फंक्शन होता है। तो अगर स्ट्रक्चर में कुछ इफेक्ट होगा कोई फैक्टर की वजह से, तो फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज होगा। ओके, सो अ चेंज इन द कंडीशन विच कैन ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विल अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। सो ये तीन पैरामीटर्स टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए गए हैं, पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये आप एस को देख रहे हैं ना, एस को ब्रैकेट में है तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सो अब आप देखिए ये इंक्रीज हो रहा है एंड देन ये मैक्सिमम पे पहुंचा एंड देन डिक्रीज हो गया। यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज। सो इन दोनों केसेस में ये एक वैल्यू है जहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है। So each enzyme shows highest activity at a particular temperature and pH. So उसे हम कहते हैं optimum pH, optimum temperature. Activity will decline below or above the optimum value. तो देखिए ये हाईएस्ट है, इसके दोनों साइड में अगर आप pH को वेरी करेंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सेम वे टेम्परेचर का भी एक ऑप्टिमम होता है एंड या तो आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो ये एंजाइम एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब टेम्परेचर के केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो टेम्परेचर एंजाइम को प्रिजर्व करता है। आप काफ़ी टाइम तक एंजाइम को स्टोर कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे, बट वहीं अगर आप टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, फिर उसको आप दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकते। एंड इस ग्राफ में अगर आप ध्यान दें, देखिए एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं एंजाइम के, तो जब आप पहले सबस्ट्रेट डालेंगे तो सबस्ट्रेट का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, तो धीरे धीरे वो अटैच होते जाएंगे। तो जब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 100 सबस्ट्रेट्स हैं, 100 एंजाइम्स हैं, तो अब क्या हो रहा है, सारे एंजाइम सैचुरेट हो गए हैं। ओके, तो उसके बाद आप अ, उसके बाद आप सबस्ट्रेट को कितना भी इंक्रीज करें, क्योंकि एंजाइम के सारे एक्टिव साइड सैचुरेट हो गए, तो और एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, तो वो मैक्सिमम लिमिट होती है, तो उसे हम कहते हैं वी मैक्स, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स आर सैचुरेटेड नाउ, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर सैचुरेटेड। सो जब ये हम ग्राफिकली ये प्लॉट करते हैं, उसके बाद अगर हम इस वी मैक्स के ये वाले पॉइंट को, जो कि उसका हाफ होता है, ओके, इसे मार्क करें एंड इसे एक्सटेंड करें ग्राफ पे, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी सबस्ट्रेट की उसे कहते हैं के एम। ओके, के एम। तो के एम कहाँ पर है, कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस ना, जो कि सबस्ट्रेट को शो कर रहा है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज के एम, तो आपको ये कहना है के एम इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द रिएक्शन, द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज हाफ द मैक्सिमम। ओके, km is that substrate concentration at which the velocity of the reaction is half the maximum. अब फोर्थ फैक्टर है इनहिबिटर। So activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the enzyme shuts off the enzyme activity, the process is called inhibition. तो ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इनहिबिट हो जाएगी तो एंजाइम एक्टिविटी एकदम शट डाउन हो जाएगी। तो अगर इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता है,
ओके, तब हम ऐसे इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं, क्योंकि अब उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है सबस्ट्रेट से, तो वो कहाँ बाइंड करेगा, एक्टिव साइट में। तो अब सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दोनों कॉम्पीट करेंगे टू बाइंड टू एक्टिव साइट, इसीलिए इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, और एक ही एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में, और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, एंड ये इसका सबस्ट्रेट है सक्सीनेट। अब नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, सक्सीनेट का डिहाइड्रोजनेज है ना, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो सबस्ट्रेट इसका सक्सीनेट है, एंड स्ट्रक्चरल एनालॉग है इसका मैलोनेट, जो कि इनहिबिटर है इस एंजाइम का। अब आप समझ जाइए, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है इसका, टेक्स्ट बुक में है नहीं ये नाम। ओके, ये मैंने ऐड किया है, प्रोपेन डायोइक एसिड, एंड सक्सीनेट को क्या कहते हैं, ब्यूटेन डायोइक एसिड। तो अगर आप स्ट्रक्चर बनाइए मैलोनेट का, मैलोनेट एंड सक्सीनेट, तो सक्सीनेट में आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड टोटल 4 कार्बन हैं इसमें। मैलोनेट में ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट इसमें 3 कार्बन्स हैं। ओके, सो ये बन जाएगा CH2, यहाँ पर CH2, एंड दिस इज CH2। सो देखिए, ये दोनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा रिजेंबल करते हैं स्ट्रक्चरली, एंड इसीलिए ये एक्टिव साइट ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के लिए कॉम्पीट भी करते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। Substrate binds the enzyme at its active site. This is correct statement. Addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate. A non-competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that which binds to the substrate. And last one, malonate is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase. So ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इन दोनों में देखिए, addition of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate. अब अगर malonate और succinate में competition हो रहा है, तो आप अगर lot of succinate डालेंगे, तो अब इसका नंबर इंक्रीज हो गया ना, तो इसे बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली आप रिवर्स कर सकते हैं इनहिबिशन बाय मैलोनेट, क्योंकि अब इतना सक्सीनेट हो जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी टू बाइंड टू एक्टिव साइट। सो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर डज नॉट रिवर्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होना चाहिए इट डज रिवर्स द इनहिबिशन बाय सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो ये नॉट करेक्ट है। एंड यहाँ पर देखिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो वो एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड करेगा, वो डिस्टिंक्ट साइट पे बाइंड करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सिर्फ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड क्योंकि हमें रॉन्ग ही स्टेटमेंट चाहिए, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आप समझ गए, अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो उसके इनहिबिशन को रिवर्स करने के लिए हमें सिंपली सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देना है। तो अब कंपटीशन ही नहीं रहेगा, अब इतना सक्सीनेट है कि वो अलार्म से नलीफाई कर देगा और वो सैचुरेट करेगा, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे बाइंड करने के लिए एंजाइम से। अब यहाँ पर भी देखिए मैलोनेट दिया हुआ है, एंड इट इज़ इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। A2 एक बार मैच करके देखिए, A2 2 और 3 में है। तो अब नेक्स्ट आप इसको मैच कीजिए, रिसिन हमने पढ़ा था सेकेंडरी मेटाबोलाइट, पोजेस पेप्टाइड बाउंड, कोलेजन है, और सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई इज काइटिन। सो D1 and A2, so this is the answer.
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम, करेक्ट, in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzyme activity because proteins are denatured by heat. Correct. तो ये full statement correct है. Statement 2 says when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. ये भी सही है. दोनों statements correct हैं. बोथ आर ट्रू, ऑप्शन 3 इसका आंसर है। और ये देखिए ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स डिपिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड वेलोसिटी, इन दोनों को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये तो आपको पता ही है, ये पीएचएन टेम्परेचर के लिए है, ये दो नहीं है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन 1। सो कल हम ये लास्ट पार्ट कवर कर लेंगे बायोमोलिक्यूल्स का, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम एंड co-factors of enzyme. That's all for today. Thank you so much for watching my video and take care of yourself.